एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप, तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िए बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िए नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिक्र मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी हैं और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता। रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे? तू तो बिना बात के डरता रहता है। चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से 2 बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना। सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ। चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चल, भेड़ियों का शिकार करते हैं। अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गया। उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ है तू? अमरनाथ! बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई। अरे मैं यहां हूं, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया
उस भेड़िए को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था, और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे 2 सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे, इसके तो 2 सिर है। ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िए के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िए की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये। दीप, दीप! अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया, पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 4 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम 2 भेड़िए हो, आ जाओ। वो 4 लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस 2 सिर वाले बड़े भेड़िए को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िए के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई, पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िए के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िए की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िए से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया। मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था, पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से 2 वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िए के मुंह से
बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िए की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाने लगा। भूल गए क्या ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िए ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा। पर भूख लगने पर वो भेड़िए इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। अधारा नाम के गांव में एक संग्रहालय था जिसमें राजा रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और तलवार लाकर रख देता था। उस जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार किए हुए जानवर और तलवारें रखी जाती थी और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने माला और गीता इन दो औरतों को वहां पर रखा था। एक शाम जब राजा शिकार से लौटा तो वो अपने साथ एक भेड़िया का कटा हुआ सिर लेकर आया। इससे पहले राजा ने जानवरों को सिर्फ मारा था, पर आज उन्हें काटकर पहली बार लाया था। इसके कारण माला और गीता डरी हुई थी। राजा संग्रहालय में आया। वो औरतें वहीं खड़ी थी। इसके सिर को खास तरीके से सजाया जाए, ये हमारा खास शिकार है। सेवकों ने भेड़िए का सिर औरतों के हाथों में दे दिया। उससे अभी भी खून टपक रहा था। राजा ने अपनी तलवार माला के हाथों में देकर कहा, इसे भी खास तरीके से रखना, मैं कल देखने आऊंगा। इतना कहकर राजा और उसके सेवक वहां से चले गए। माला और गीता ने उस शिकार और तलवार को संग्रहालय के बीचों बीच सजाया। आज का तो हो गया। चल खाना खा के सो जाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुक, ये देख, तलवार पर लगा सारा खून जमीन पर गिर रहा है। इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। तू जल्दी जा और खाना गरम कर। जा। हाँ ठीक है, ठीक से करना। हाँ। गीता दूसरे कमरे में चली गई और माला वो जमीन पर पड़ा खून साफ करने लगी। उसकी गर्दन तलवार पर गिरने की वजह से कट गई और उसका शरीर दो हिस्सों में बिखर गया। तलवार पर माला और भेड़िए का खून एक होकर नीचे माला के गर्दन पर गिरने लगा। माला अब भी दर्द से तड़प रही थी, पर कुछ देर बाद तड़पते तड़पते ही वो मर गई। माला का शरीर निश्चल हो गया, पर तलवार का वो खून अब भी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद उस कटे हुए भेड़िए की आंखें चमकने लगी और उसके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई दे रहा था। अचानक से माला का सिर उड़ता हुआ आया और गर्दन से जाकर चिपक गया। तलवार से गिरती हुई खून की बूंदें हवा में ही रुक गई और माला का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें वापस जान आने लगी।
जैसे ही माला ने अपनी आंखें खोली, खून की वो बूंदें फिर से तलवार की तरफ खींची चली आई। उसकी आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी। गर्दन पर कटा हुआ निशान भी वैसा ही था और उससे भेड़िया और माला का खून एक साथ बह रहा था। माला के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल आने लगे और उसकी वजह से वो एक बदसूरत चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसने वो तलवार उठाई और अपनी बड़ी जुबान बाहर निकालकर उस पर का खून एक झटके में चाट लिया। तलवार की वजह से उसकी जुबान 2 हिस्सों में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून नहीं बहा। वो चुड़ैल भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। चुड़ैल के शांत होते ही गीता की आवाज आई। माला, क्या कर रही है? आजा, खाना गर्म हो गया है। भूख लगी है। तलवार हाथ में लेकर चुड़ैल गीता की तरफ जाने लगी। गीता एक छोटे से कमरे में खाना खा रही थी। कमरे का दरवाजा छोटा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता था। वो चुड़ैल कमरे के दरवाजे तक आई। गीता ने माला की साड़ी देखी और कहा, आ गई तू? क्या कर रही थी इतनी देर? कुछ वक्त तक चुड़ैल बिना बोले वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। चल अंदर आ, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है। चुड़ैल ने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और दरवाजे का हिस्सा तोड़ दिया। गीता माला का वो चुड़ैल वाला रूप देखकर डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ी और तलवार से उस पर वार करने लगी। गीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने गीता के शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े खाने लगी। अपनी कटी हुई जुबान से गीता का खून चाटने लगी। अगली शाम जब राजा अपना शिकार लेकर आया, तब संग्रहालय की हालत देखकर डर गया। उसने देखा कि कल की तलवार अपनी जगह पर नहीं थी। जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ? माला, गीता? राजा धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजा के 2 सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जाने लगे। चलते चलते राजा उस छोटे कमरे तक पहुंचा और अंदर का वो दृश्य देखकर और भी डर गया। जमीन पर सारा खून और आतड़ियां पड़ी थी। डर के मारे राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता रहा। अचानक चुड़ैल ने ऊपर से उन 2 सेवकों पर हमला किया और तलवार से उन्हें मार डाला। उसने राजा पर भी हमला किया, पर राजा ने अपनी तलवार आगे करके खुद को बचा लिया। कौन हो तुम? माला? भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगी। माला, मतलब तुमने ही गीता को मारा और खा गई, नरभक्षी कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आया और वो भेड़िए की आवाज में चीखने लगी। चुड़ैल ने राजा पर जोर से वार किया और उसकी तलवार तोड़ दी। तुरंत ही दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को मारने के बाद उनकी लाशों को घसीटते हुए अंदर ले गई और एक एक को काट काट कर खाने लगी। भूख लगी है। भोला, एक बात बता तू, अच्छा खासा पढ़ लिख रहा था, फिर अचानक कॉलेज की पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी है? क्या बताऊं दादा, घर के हालात सही होते तो कभी पढ़ाई नहीं छोड़ता, लेकिन जीवन तो नाम ही त्याग का है। मुझे अपने परिवार के लिए पढ़ाई त्यागनी पड़ी।
पर तू ट्रक लाइन में क्यों आया है? कुछ और भी तो कर सकता था। अरे इस काम में तो कोई इज्जत भी नहीं है। दादा, लोग तो फिल्मों के हीरो को भी नाचने वाला बंदर कहते नहीं रुकते। फिर दूसरे कामों की औकात ही क्या है उनकी नजरों में? दुनिया का सोच कर चलेंगे तो 4 कदम नहीं चल पाएंगे। मेरे लिए तो काम ही भगवान है, इसीलिए जो काम सबसे पहले सामने आ खड़ा हुआ उसे पकड़ लिया। ओह, बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो बोला है। कम उम्र में अच्छी सोच है तुम्हारी। वैसे दादा, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? मैंने मैं तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का पढ़ा लिखा हूँ। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक? मैं कुछ समझा नहीं दादा। ओह, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है बोला। वो क्या हुआ था कि जिस दिन मेरा स्कूल में दाखिला हुआ था, उसी दिन एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई। बस फिर क्या था, खिलाने वाला कोई था नहीं। अब जो करना था मुझे ही करना था। स्कूल जाता तो भूखा मरता, इसीलिए मैंने सबसे पहले पेट को भरने का इंतजाम खोजा। फिर हमेशा के लिए इसका ही होकर रह गया। 2 छोटे भाई बहन हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर उनकी शादी करवा दी। अपनी जिम्मेदारी खत्म करके अब जिंदगी मस्त कट रही है। एक बात बोलूं दादा? हाँ हाँ बोल। आप मुझे ट्रक चलाना सिखाएंगे? अरे आजा मेरी सीट पर। ये स्टीयरिंग ठीक से पकड़, हल्का सा रेस पर पैर रख और क्लच धीरे से छोड़। हाँ ठीक है। अब दाहिने घुमा, गियर बदल गियर, अब बाएं, हॉर्न बजा हॉर्न। तू तो सच में बहुत होशियार है भोला। थैंक यू दादा। मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो लग ही नहीं रहा है दादा कि मैं पहली बार ट्रक चला रहा हूँ। भोला सामने देख। दादा, टैंकर से लिक्विड गिर रहा है, इसे रोकना होगा। भोला रुको, इसे छूना नहीं। क्यों दादा, क्या हुआ? ये कोई साधारण लिक्विड नहीं है। इसमें एक ऐसा केमिकल मिला है जो इंसान को छूने मात्र से अच्छा भला इंसान गुस्से से भर उठता है। उसकी ताकत और भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इंसानों को मारकर खाने से भी नहीं कतराता। मतलब वो नरभक्षी बन जाता है? सही कहा तुमने। केमिकल लगने के 1 से 2 घंटे वो नरभक्षी बन जाता है। 5 साल पहले एक ड्राइवर ने गलती से इस केमिकल को छू लिया था। हार कर पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ी थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो लगातार इस केमिकल पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसका एंटीडोट जरूर तैयार कर लिया है। दादा, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जो गलती आज हुई वो दोबारा मत करना, यही आज की सीख है। जी दादा। पिछली सीट के नीचे एक बक्सा रखा हुआ है, उसे उठाकर यहाँ ला। उसमें चिकट पट्टी है, उससे हम छेद को बंद कर देंगे। दादा, छेद तो बंद हो गया, लेकिन रोड पर जो केमिकल गिरा है उसका क्या? इसे हम मिट्टी से ढक देंगे। चलो। दादा, ये आदमी बाइक सहित केमिकल में गिर गया है। अब क्या होगा? दादा, वो जा रहा है। भोला, बाइक का नंबर जल्दी नोट करो, हमें उसे एंटीडोट लगानी होगी। दादा, बाइक का नंबर MH47DL0420 है। आरटीओ वाहन ऐप से जल्दी से इसका पता निकाल। तब तक मैं ये मिट्टी यहाँ बिखेर देता हूँ। जी दादा।
ये क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ऊपर से नीचे तक गंदे हुए पड़े हैं और कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तुम क्यों दिमाग खा रही हो? मुझे भूख लगी है। मोहन, ये तू कैसे बातें कर रहा है बहू से? क्या हो गया है तुझे? खाना दो, भूख लगी है। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तू ऐसे ही बैठ गया, हाथ मुंह धोया नहीं? मुझे भूख लगी है। अरे और भी कुछ बोलेगा तू? जब से आया है तब से तोते की तरह यही बोले जा रहा है कि भूख लगी है, भूख लगी है। अरे और कुछ भी बोल। और ये क्या खाली हाथ आया है? कल की सब्जी कहाँ है? भूख लगी है। चावल और सब्जी आ गई है, दाल लेकर आ जाऊं? बस फिर परोस देती हूँ। ये राक्षस की तरह क्यों खा रहा है तू? आराम से खा। और ये क्या, थाली में लेना था ना खाना? अजी, ये क्या? आपने खाना शुरू कर दिया? मैंने कहा था ना कि मैं दाल लेकर आ रही हूँ। तुझे क्या हो गया है मोहन बेटा? तू ऐसे भूखड़ की तरह क्यों खाए जा रहा है? भूख लगी है। आपको क्या हो गया है जी? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? और ये क्या, आपकी आंखें लाल क्यों है? बहू, जरूर ये पी कर आया है, तभी इसकी आंखें ऐसी है। मोहन, तू आज पी कर घर आया है? भूख लगी है। ज्योति बहू, जरा इसका मुंह सूंघना। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। भूख लगी है। माँ जी, देखिए ना ये क्या कर रहे हैं। मुझे बचाइए माँ जी, बचाइए। मोहन, छोड़ बहू को, छोड़। ये क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे, छोड़। पागल हो गया है क्या तू? खाना तो ठूस लिया तूने, अब क्या अपनी बीवी को सच में खाएगा? छोड़ इसे और अपने कमरे में जाकर सो जा। छोड़। भूख लगी है। अरे नालायक भूखड़, ये क्या कर रहा है तू? तू अपनी माँ को खाएगा क्या? छोड़ मुझे, छोड़। बहू, मेरा बेटा पागल हो गया है, इससे छुड़ा मुझे, बचा। छोड़िए माँ जी को, छोड़िए। भूख लगी है। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको हुआ क्या है? ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं ये? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है बहू, मेरे बेटे को आखिर क्या हो गया है? भूख लगी है। बहू, लगता है मेरा बेटा नरभक्षी बन गया है। हमें यहाँ से भागना होगा, वरना ये सचमुच हमें खा जाएगा। भूख लगी है। ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? जरूर पहले भी तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा मेरे बेटे के साथ। बोलो, क्या किया है? माँ जी गुस्सा मत होइए, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल बात ये है कि इसलिए आपका बेटा उस केमिकल की वजह से गुस्सैल हो गया था। आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसीलिए हमने उसे सुरक्षा वाला इंजेक्शन दिया है। इससे वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा।
पहले तो वो मुझसे डरते थे, अब डरेंगे या डराएंगे? बहू, सॉरी माँ जी। अरे माँ, ज्योति, तुम दोनों इतनी रात बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुझे भूख लगी थी इसीलिए तुझे बुलाने आए थे। चलो फिर जल्दी, मुझे जोर की भूख लगी है। पर ये दोनों कौन है? ये दोनों मुसाफिर हैं। दोनों यहाँ से गुजर रहे थे और हम देखकर आ गए। अच्छा भैया, नमस्ते। नमस्ते। दादा, आपने उन्हें नरभक्षी वाली बात क्यों नहीं बताई? जब तक सरकार नहीं कहती, हम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। भगवान का शुक्र है कि हमने उसे बचा लिया। जी दादा।